और कल 2 वैक्सीन का ऐलान होगा, लेकिन सबकी नजर भारत में बनी कोवैक्सीन पर है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर ने कोवैक्सीन के लीड इन्वेस्टिगेटर और एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय से बात की। डॉक्टर राय ने वैक्सीन के ट्रायल स्टेज से लेकर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर खुलकर बात की। वैक्सीन कितनी असरदार है, कितनी सेफ है, 5 मिनट में वैक्सीन पर सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सर, आज जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया है, आम लोगों को अगर समझाना चाहें तो क्या है? उसके अनुसार ये है कि उन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया यूज के लिए। सो इमरजेंसी यूज अप्रूवल देते हैं कि जैसे सारी वैक्सीन को, इस समय जितनी भी वैक्सीन हैं, चाहे वहां पे यूएस में दिया गया, यूके में दिया गया है, इंडिया में इसके पहले सीरम इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन है, जो इसके साथ एस्ट्राजेनेका के साथ बनाया है उन्होंने, उसको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में मतलब कि अभी जो है पूरी दुनिया में पैंडेमिक है, उसमें इसको यूज करने के लिए कहा जा रहा है कि आप यूज करें और जल्दी से जल्दी यूज करने का प्रक्रिया शुरू करें। तो ये है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का। रेगुलर यूज ये नहीं है। रेगुलर यूज के लिए काफी लंबी जो है प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि सारे एविडेंसेस जब इकट्ठे हो जाते हैं। अभी के लिए एक तरीके से रेगुलर यूज और इमरजेंसी यूज ऑलमोस्ट सेम है, बट ये लंबे समय तक अगर करना है तो और भी एविडेंस की जरूरत होगी। ये डेटा आने के बाद कि कौन सी वैक्सीन जो है बेटर है, कौन सी वैक्सीन हो सकता है कुछ वैक्सीन हार्म कर रही हो, लंबे समय का जब डेटा आ जाएगा तब रेगुलर यूज के लिए बेस्ड ऑन जो भी एविडेंसेस जनरेट होंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है। मतलब ऐसी स्थिति में अभी जो लोग सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे भी कुछ लिखा है, उनकी बातों में कितना दम? नहीं, देखिए, सेफ्टी का जो है अभी जो भी ये हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, कई फेजों से गुजरना पड़ता है। फेज 1 होता है, उसके पहले जो प्री क्लिनिकल स्टेज होता है जिसमें आप जानवरों पे ट्रायल करते हैं, उसके बाद ह्यूमन पे करते हैं। ह्यूमन पे देखा जाए तो कई वैक्सीन का जो है, जैसे ये कोवैक्सीन की मैं हम बात करें तो फेज 1 फेज 2 का डेटा उन्होंने पब्लिक डोमेन में भी डाल दिया है, बहुत ही कम है। इवन माइल्ड रिएक्शंस भी बहुत ही कम है, किसी को सीरियस एडवर्स तो रिएक्शन तो हुए नहीं है। और सबको रेगुलेटरी अथॉरिटी बिना देखे हुए अप्रूव नहीं करती है, पूरी दुनिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी देखती है। हमारी कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कई बार देखा है। इन्होंने पिछले 20-25 दिनों से दिया हुआ था, बट वो डेटा कई बार मांगे हैं। डेटा देखने के बाद इवन फेज 3 का भी डेटा जो है, जो कुछ अवेलेबल होगा, क्योंकि फेज 3 भी करीब 1.5 महीने से चल रहा है इनका, तो वो डेटा उन्होंने दिया होगा जहां तक मेरी उम्मीद है, और रेगुलेटरी अथॉरिटी उससे संतुष्ट हो गई होगी कि नहीं, सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है, और तभी अप्रूवल मिलता है। तो सेफ्टी का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं लगता इसमें, मुझे नहीं लगता। सीरम एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक, इन दोनों के वैक्सीन की अगर बात करें या दोनों को तुलनात्मक रूप से समझें तो क्या फर्क है दोनों? देखिए, वैक्सीन जो है साइंटिस्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। कुछ जो है सेम वायरस को जो है किल्ड करके देते हैं, कुछ जो है उसी को कमजोर करके दिया जाता है, या उसके मैसेंजर आरएनए निकाल के जो है आरएनए निकाल के दिया जाता है, ये कुछ डीएनए निकाल के देते हैं। कुछ वेक्टर प्लेटफॉर्म होते हैं कि जैसे एडिनो वायरस होता है उसका वेक्टर, तो जो इनका है ऑक्सफोर्ड का है, वह जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो एडिनो वायरस वेक्टर को यूज कर रहे हैं, और वो चिंपैंजी से लिया हुआ है। जबकि जो भारत बायोटेक है वह जो है उसी वायरस को यूज कर रहा है, उसको इनएक्टिवेट कर दे रहा है, तो इन्हें मतलब उसको किल्ड करके दे रहे हैं, एक तरीके से हम ये समझें तो। सेम वायरस का पहले कल्चर करते हैं, सो दोनों कंप्लीटली टेक्नोलॉजी अलग अलग है। जहां तक इम्यूनोजेनिसिटी का ये है, तो यहाँ पे जो है सेकेंड फेज का जो भारत बायोटेक का डेटा है, करीब 80% से ऊपर जो है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज आए हुए हैं। सेफ्टी का अगर बात करें हम, तो सेफ्टी जो है काफी हद तक जो है कम ये है। इसमें जो रिएक्शंस हैं, इवन माइल्ड रिएक्शंस भी बहुत ही कम है। सैंपल साइज बहुत ही बड़े सैंपल साइज में फेज 1 और फेज 2 दोनों ही ट्रायल जो है, जैसे 375 फेज 1 में भारत बायोटेक के वैक्सीन में था, 380 फेज 2 में था। इतने बड़े सैंपल साइज पे फेज 1 फेज 2 स्टडी नहीं होती है। बहुत सी स्टडी जो है जितनी दुनिया में हुई है, फेज 1 में 50 से ऊपर किसी ने नहीं यूज किया हुआ है, और डेटा पब्लिक डोमेन में है। वैसे ही फेज 2 में भी इतने बड़े सैंपल साइज पे किसी ने नहीं किया हुआ है। तो एक तो ज्यादा सैंपल साइज जितना बड़ा रहता है उतना बेटर एविडेंस जनरेट होता है। तो जो मेन डिफरेंस है दोनों में, प्लेटफॉर्म का यूज ही ये है। अभी इंडिया का कि कितना इफेक्टिव है, ये डेटा यहाँ का जनरेट नहीं हो पाया है। जो
वहां का डेटा है ब्राजील से और यूके से, जो इनका एस्ट्राजेनेका का है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले वैक्सीन का, वह पब्लिश हो गया, वो पब्लिक डोमेन में है। तो वह जो है करीब 62% के आसपास उनका ओवरऑल इफेक्टिवनेस है, बट वो अप टू 90% है, जिसमें एक एरर के कारण से हुआ था। तो वह अब एक बड़ा रेंज है उसमें। भारत बायोटेक की तुलना में अगर एस्ट्राजेनेका वाले की अगर बात करें, सीरम एस्ट्राजेनेका की, तो भारत के लिहाज से कौन सा ज्यादा मुफीद, ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, दोनों ही जो है, अगर देखें तो दोनों ही जो है 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे रखना है उसको, तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या होती है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। कोई वैक्सीन ऐसा हो कि वह जो है पूरी कंट्री में हर जगह हम दे पाए। कुछ वैक्सीन है जैसे इनकी फाइजर की है -70 पे, तो उसके लिए हर जगह व्यवस्था नहीं हो सकती, बट ये दोनों ही है, सो लॉजिस्टिक का ये है। जहां तक इफेक्टिवनेस का है तो ऑलमोस्ट सेम टाइप है, प्लेटफॉर्म डिफरेंट यूज हो रहा है। तो ये कहना अभी जो है बहुत जल्दीबाजी होगी कि कौन सी बेटर है। धीरे धीरे जब एविडेंस आएगा तभी हम कह सकते हैं कि इससे जो है एक जो है उससे बेटर है या दूसरा खराब है। अभी जो है हम ये मान के चल सकते हैं कि दोनों ही एक जैसे हैं।